Okay, students, let's start today's topic. Today's topic is factorial notation and different types of permutations. Different types of permutations करने से पहले हम लोगों को factorial notation पढ़ना जरूरी है कि what is the meaning of factorial notation. तो factorial notation की definition बेटा ये कहती है the continued product of n natural numbers. Continued product of n natural numbers is called n factorial and is denoted by these two sign. एक तो ये साइन होता है हमारे पास और एक ये साइन होता है. n के साथ हम लोग साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन डाल देते हैं. ठीक है जी. और इसके अकॉर्डिंगली वन फैक्टोरियल क्या होता है, दैट इज वन. टू फैक्टोरियल क्या होता है, टू मल्टीप्लाई बाय वन, दैट इज टू. मतलब क्या है कि जितना फैक्टोरियल होता है उतने नेचुरल नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन होती है. Then 3 factorial will be equals to 3 multiplied by 2 multiplied by 1, that is 6. 4 factorial will be equals to 4 into 3 into 2 into 1, that is 24. Similarly, 5 factorial will be equals to 5 multiplied by 4 multiplied by 3, 2, 1. This comes out to be 120. Similarly, 6 factorial अगर find out करना है, this is 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1, and that will come out to be 720 and so on. तो इसका मतलब अगर n फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है तो n फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूं n multiplied by n minus 1 multiplied by n minus 2 and so on, 3 multiplied by 2 multiplied by 1. तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम लोगों ने फैक्टोरियल लिखना है, कोई भी नंबर का फैक्टोरियल लिखना है, then that number is to be written as the product of all natural numbers up to that number. एक बार याद रख लीजिएगा कि फैक्टोरियल नोटेशन जो है वो सिर्फ नेचुरल नंबर्स के केस में पॉसिबल होता है. नेगेटिव नंबर्स के लिए फैक्टोरियल नोटेशन पॉसिबल नहीं होता है. और एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट इसका होता है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या है, एजम्पशन है हम लोगों की 0 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 0. वैसे मैंने आप लोगों को बोला है कि नेचुरल नंबर फैक्टोरियल नोटेशन जो होती है वो नेचुरल नंबर्स की होती है, सारे नेचुरल नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन. लेकिन एक रिजल्ट 0 फैक्टोरियल हम लोगों को यूज करना पड़ता है एंड दैट इज 1. 0 फैक्टोरियल का आंसर हम लोग 1 कंसीडर करते हैं. ये मैं आप लोगों को बाद में एक्सप्लेन करता हूँ कि 0 फैक्टोरियल का आंसर 1 किस तरह से होता है. बट बिफोर दैट हम लोग इस फैक्टोरियल नोटेशन के टेबल के अकॉर्डिंगली कुछ रिजल्ट्स डेराइव कर लें. अब जरा यहाँ पे ये देखिए, जो ये मेरे पास 2 फैक्टोरियल है, इट कैन बी रिटन एज 2 into 1 फैक्टोरियल. सिमिलरली 3 फैक्टोरियल जो है 3 into 2 फैक्टोरियल लिखा जा सकता है. 4 फैक्टोरियल जो है 4 into 3 फैक्टोरियल लिखा जा सकता है. चेक कीजिए ये 3 फैक्टोरियल बन रहा है. सिमिलरली अगर 5 फैक्टोरियल लिखना है, दैट विल बी रिटन एज 5 into 4 फैक्टोरियल, क्योंकि ये बाकी के पार्ट जो है ये 4 फैक्टोरियल का पार्ट है. सिमिलरली जो 6 फैक्टोरियल है, इट कैन बी रिटन एज 6 into 5 फैक्टोरियल. और ये जरूरी नहीं है कि हम लोग फर्स्ट स्टेप पे ही इसको छोड़ सकते हैं. हम लोग इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे ये लिखा है 5 into 4 फैक्टोरियल, इसको 5 into 4 into 3 फैक्टोरियल भी लिखा जा सकता है. सिमिलरली जो 6 फैक्टोरियल है, 6 into 5 into 4 फैक्टोरियल, या फर्दर इसको 6 into 5 into 4 into 3 फैक्टोरियल भी लिखा जा सकता है. मीन्स टू से कि हम लोग जितने नंबर इसमें से नेचुरल नंबर बाहर निकालते रहेंगे, रिमेनिंग हमारे पास पिछला फैक्टोरियल बचता रहेगा. जैसे 6 बाहर निकाल लिया तो हमारे पास 5 फैक्टोरियल बचता है, और 6 और 5 दोनों बाहर निकाल लिए तो हमारे पास 4 फैक्टोरियल बचता है. 6, 5 और 4 निकाल लिए तो हमारे पास 3 फैक्टोरियल बचता है. तो अल्टीमेटली हमारे पास आता है कि अगर n फैक्टोरियल है, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ n नेचुरल नंबर्स. अब बात करते हैं कि जो ये 0 फैक्टोरियल है ये 1 किस तरह से आता है. अब जरा एक चीज ध्यान दीजिए यहाँ पे, आई एम गोइंग टू रब दीज. अगर हम लोग डिफरेंट बात करते हैं फैक्टोरियल्स की वैल्यूज की, तो ये हमारे पास आ जाएगा कि 0 फैक्टोरियल 1 कैसे है. अब चेक कीजिए यहाँ से, अगर 6 फैक्टोरियल से मैं 5 फैक्टोरियल की तरफ जाना चाहूं, या 5 फैक्टोरियल से मैं 4 फैक्टोरियल की तरफ, 4 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल की तरफ, 3 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल की तरफ, एंड सिमिलरली 2 फैक्टोरियल से 1 फैक्टोरियल की तरफ जाना चाहूं, तो चेक कीजिए, अगर 6 फैक्टोरियल से मैं 5 फैक्टोरियल की तरफ जाना चाहता हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाय
6। 6 से डिवाइड करूंगा मैं इसको तो मेरे पास 120 आता है। सिमिलरली अगर मैं 120 से 4 फैक्टोरियल की तरफ जाना चाहता हूं तो मुझे करना पड़ेगा डिवाइड बाय 5। अब 24 से अगर मैं 4 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल की तरफ जाना चाहूंगा तो मुझे करना पड़ेगा डिवाइड बाय 4। सिमिलरली इसके लिए मुझे करना पड़ेगा डिवाइड बाय 3 और इसी तरह से 2 फैक्टोरियल से अगर 1 फैक्टोरियल की तरफ जाना है तो क्या करना पड़ेगा डिवाइड बाय 2। अब अगली बात, अगर मुझे 1 फैक्टोरियल से 0 फैक्टोरियल की तरफ जाना है तो मुझे इस नंबर को यहां पे डिवाइड करना पड़ेगा बाय 1। डिवाइड बाय 1 चेक कीजिए, यहां 720 को 6 से डिवाइड किया तो 120 आ गया, 120 को 5 से डिवाइड किया 24 आ गया, 24 को 4 से डिवाइड किया 6, देन 6 को 3 से डिवाइड किया 2, 2 को फर्दर 2 से डिवाइड किया 1। अब 1 को फर्दर जनरलाइजेशन करके 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो 0 फैक्टोरियल आता है दैट कम्स आउट टू बी 1। दैट इज व्हाई हम लोग 0 फैक्टोरियल का आंसर 1 कंसीडर करते हैं। अदरवाइज डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली जो n फैक्टोरियल होता है वो n नेचुरल नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन होती है, बट 0 इज नॉट अ नेचुरल नंबर, तो हम लोग क्या करते हैं 0 फैक्टोरियल का आंसर 1 कंसीडर कर लेते हैं इस तरह से। अभी मैंने आपको कहा है कि फैक्टोरियल नोटेशन जो होती है वो सिर्फ नेचुरल नंबर्स के लिए होती है। अब होल नंबर का आंसर हमने 1 निकाल दिया, लेकिन अगर हम लोग इंटीजर्स की बात करें, नेगेटिव नंबर्स की बात करें तो क्या हमारे पास फैक्टोरियल नोटेशन पॉसिबल होता है? तो इसका आंसर है कि फैक्टोरियल नोटेशन इज नॉट पॉसिबल। व्हाई नॉट पॉसिबल? क्योंकि अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 6 से डिवाइड किया, फिर 5 से, फिर 4 से, फिर 3 से, फिर 2 से, फिर 1 से, मतलब एक एक नंबर हम लोग सब्ट्रैक्ट करते जा रहे हैं। अब अगर इससे अगला हम लोग फाइंड आउट करना चाहते हैं तो 1 को मुझे 0 से डिवाइड करना पड़ेगा, 1 डिवाइडेड बाय 0, एंड दैट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है कि जब किसी नंबर को डिवीजन में डिनोमिनेटर में 0 आता है दैट इज इनडिटरमिनेट, दैट इज नॉट पॉसिबल। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि जो फैक्टोरियल नोटेशन होती है वो हमारे पास क्या होती है, नेचुरल नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन होती है, और यहाँ पे हमारे पास एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो हम लोग कंसिडर करते हैं, दैट इज 0 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 1। अंडरस्टैंड? Here the first question for this exercise 7.2 is evaluate 8 factorial. First part is 8 factorial evaluate करना है, second part is 4 factorial minus 3 factorial करना है। अब बेटा एक बात ध्यान दीजिए, 8 फैक्टोरियल का मीनिंग तो हो जाएगा 8 into 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1। इन सभी नंबर्स को हम लोग मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो चेक कीजिएगा, इसका आंसर आता है 40,320, क्योंकि 6 फैक्टोरियल 720, 720 को 7 से मल्टीप्लाई किया 5040, और 5040 को फर्दर 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 40,320। अब जब हम लोग इस क्वेश्चन की बात करते हैं, इस क्वेश्चन को करने के हमारे पास दो मेथड हैं। फर्स्ट वन इज 4 फैक्टोरियल, 4 into 3 into 2 into 1 minus 3 into 2 into 1, ये आंसर आ जाएगा 24 minus 6 and your answer will be 18। दूसरा मेथड इसको करने का क्या है कि जो बड़ा नंबर होता है उसमें से हम लोग बड़ा नंबर बाहर निकाल देते हैं, तो इट कैन बी रिटन एज 4 into 3 फैक्टोरियल minus 3 फैक्टोरियल। चेक कीजिए, जो ये 4 फैक्टोरियल लिखा है इसको मैंने 4 into 3 फैक्टोरियल लिख दिया minus 3 फैक्टोरियल। अब यहाँ पे चेक कीजिए 4 minus 1 और 3 फैक्टोरियल कॉमन बाहर निकल रहा है मेरे पास, और जब ये 3 फैक्टोरियल कॉमन निकल जाएगा सो 3 into और 3 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 6, 6 3 18। अब आपकी मर्जी है कि आपने इसको इस तरह से सॉल्व करना है या आपने इसको इस तरह से सॉल्व करना है। अब इसी तरह से हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में हम लोगों को कहा गया है कि इज 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 7 फैक्टोरियल। हम लोगों ने ये चेक करना है कि 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल क्या 7 फैक्टोरियल के बराबर है या नहीं है। चेक कीजिए, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास आ रही है 3 फैक्टोरियल का आंसर होता है 6 और 4 फैक्टोरियल का आंसर होता है हमारे पास 24। आंसर कम्स आउट टू बी 30। बट अगर राइट हैंड साइड की बात करें 7 फैक्टोरियल की, तो 7 फैक्टोरियल मेरे पास होता है 7 into 6 into 5 into 4 3 2 and 1, और इसका आंसर आता है 5040।
40 और चेक कीजिए लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, therefore 3 factorial plus 4 factorial is not equals to 7 factorial. Understand? Third question is evaluate 8 factorial over 6 factorial into 2 factorial. 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। अब यहाँ पे देखिए ये नहीं है कि आप लोगों ने 8 फैक्टोरियल पूरा सॉल्व करना, उसके बाद 6 फैक्टोरियल पूरा सॉल्व करना, 2 फैक्टोरियल सॉल्व करना और उसके बाद डिवाइड करके आंसर लिखना। आप सिर्फ यहाँ पे ये देखिए मैं क्या करने जा रहा हूँ, 8 फैक्टोरियल में से मैं 8 और 7 बाहर निकाल देता हूँ, मेरे पास अंदर 6 फैक्टोरियल बच जाएगा। चेक कीजिए क्योंकि 8 फैक्टोरियल को हम लोग 8 into 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 लिख सकते हैं। तो मैं 8 और 7 दो नंबर बाहर निकाल देता हूँ, बाकी मेरे पास 6 फैक्टोरियल रह जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय जो 2 फैक्टोरियल है इसको 2 into 1 लिख देता हूँ। नाउ दिस 6 फैक्टोरियल एंड 6 फैक्टोरियल कैंसल आउट हो जाएगा, ये 2 और 8 कैंसल आउट हो गए, विल गेट द आंसर एज 28 फॉर दिस क्वेश्चन। Now next question 4, if 1 over 6 factorial plus 1 over 7 factorial is equals to x over 8 factorial, then find out the value of x. 6 factorial, 7 factorial और 8 factorial की वैल्यू अगर हम लोग पुट करेंगे तो ये सॉल्व करने के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, कैलकुलेशन बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी। अब देखिए इसको मैं क्या लिख रहा हूं, 1 over 6 factorial plus 1 over 7 into 6 factorial is equals to x over 8 into 7 into 6 factorial. अब थ्रू आउट डिनोमिनेटर में 6 फैक्टोरियल कॉमन निकलता है तो 1 over 6 फैक्टोरियल अंदर यहां पर रह जाता है 1 plus 1 by 7 is equals to x over 8 into 7 into 6 फैक्टोरियल बचता है। ये 6 फैक्टोरियल एंड 6 फैक्टोरियल दोनों साइड से कैंसल आउट हो जाएगा, इधर एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, हमारे पास आता है 8 over 7 is equals to x over 8 into 7। 7 और 7 दोनों साइड से कैंसल आउट और उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई, इट एम्प्लाइज x is equals to 64 will be your answer for this question। मतलब क्या है कि आप लोगों को ये नहीं है कि 6 फैक्टोरियल की वैल्यू पुट करिए that is 720, उसके बाद 7 फैक्टोरियल की वैल्यू पुट करिए 5040, उसके बाद फिर एलसीएम लीजिए और उसके बाद x over 8 फैक्टोरियल के साथ इक्वेट करके x की वैल्यू फाइंड आउट करनी। यू जस्ट टेक द स्मॉलर फैक्टोरियल कॉमन और उसको कैंसल आउट कर सकते हैं दोनों साइड से और उसके बाद फिर हम लोग सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। Now next question for this exercise 5th is given that n factorial over n minus r factorial है हम लोगों को and we need to find out the value when n is equals to 6 and r is equals to 2. n is equals to 6 and r is equals to 2, then we have to evaluate n factorial over n minus r factorial। अब चेक कीजिए ये हमारे पास आ जाता है 6 factorial over 6 minus 2 factorial क्योंकि n और r की वैल्यू पुट कर दी हम लोगों ने। So this will become 6 factorial over 4 factorial. No need to put the values of 6 factorial and 4 factorial. Simplify कीजिए इसको ऐसे 6 multiply by 5 multiply by 4 factorial divided by 4 factorial. छोटे वाला factorial बनाइए, ये cancel out हो जाएगा और 6 5 30 will be your answer for this question. Okay students, next topic जो हम लोग start करने जा रहे हैं that is permutations and the definition for this is each of the arrangements। अगर हम लोगों के पास n elements हैं और n में से अगर हम लोगों ने n के n लेने हैं या n में से कुछ थोड़े से कम elements लेने हैं r, where 1 less than equals to r less than equals to n, then each of the arrangements which can be made by taking sum or all elements is called a permutation। मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल अगर मैं कंसीडर कर लेता हूं मेरे पास एलिमेंट्स हैं स्मॉल a स्मॉल b और स्मॉल c, मैं इन सारे एलिमेंट्स में से कुछ पर्टिकुलर एलिमेंट्स को अरेंज करना चाहता हूं। we want to arrange 2 elements at a time, 2 elements at a time
तो कितनी अरेंजमेंट बन सकती हैं हमारे पास? मैं आपको पहले भी बता दूं बेटा जी कि परमुटेशन जो वर्ड होता है वो अरेंजमेंट के लिए यूज किया जाता है। अब मेरे पास अगर 3 एलिमेंट्स है और उन 3 एलिमेंट्स में से मैंने यहाँ पे लिखा है व्हिच कैन बी मेड बाय टेकिंग सम और ऑल एलिमेंट्स। अब यहाँ पे मेरे पास 3 एलिमेंट है, मैं इन 3 एलिमेंट्स में से 2 एलिमेंट्स लेकर अरेंजमेंट करना चाहता हूँ। अब 2 एलिमेंट या ए और बी ले सकता हूँ, या बी और सी ले सकता हूँ, या ए और सी ले सकता हूँ। तो चेक कीजिए मेरे पास अरेंजमेंट्स क्या बनती हैं, ए बी, बी ए, उसके बाद ए सी, सी ए, एंड देन बी सी, एंड देन सी बी। 1 2 3 4 5 और 6 अरेंजमेंट मेरे पास बन सकती हैं। सिमिलरली मान लीजिए मेरे पास कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी 3 एलिमेंट्स हैं। अब की बार मैं तीनों के तीनों एलिमेंट्स लेना चाहता हूं। ऑल 3 एलिमेंट्स आर टू बी टेकन। अब यहाँ पे देखिए मैंने कहा था वर्ड यूज किया सम और यहाँ वर्ड यूज किया ऑल। सम का मतलब है कि तीनों में से कोई 2, कोई 1 या कोई भी नहीं। और इसी तरह से एबीसी में हम लोग यहाँ पे तीनों के तीनों एलिमेंट ले रहे हैं। और अगर तीनों एलिमेंट्स लेते हैं तो अब देखिए मेरे पास अरेंजमेंट बनता है एबीसी या एसीबी, उसके बाद बीएसी या बीसीए, उसके बाद बनता है सीएबी या सीबीए। अगेन मेरे पास 6 अरेंजमेंट्स बनती हैं। ठीक है जी। तो इसका मतलब क्या है कि परमुटेशन इज द कंसेप्ट ऑफ अरेंजिंग एनी नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बराबर भी हो सकते हैं और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स से कम भी हो सकते हैं। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें एक चीज याद रखिए बेटा, द ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट इज असेंशियल। इसमें क्या है कि अरेंजमेंट का ऑर्डर एसेंशियल होता है। मतलब क्या है कि अगर आप ए बी ले रहे हो और बी ए ले रहे हो तो ये 2 डिफरेंट ऑर्डर हैं। यहाँ पे ये नहीं कंसिडर करना है कि ए बी और बी ए दोनों के दोनों सेम है। जैसे हम लोग मल्टीप्लिकेशन करते हैं ना, 2 × 3 6 होता है और 3 × 2 भी 6 होता है। तो हम लोग कह देते हैं कि चाहे 2 × 3 लिखिए चाहे 3 × 2 लिखिए, आंसर रिमेन्स द सेम। बट इन केस ऑफ परम्यूटेशन यहाँ पे ऑर्डर एसेंशियल होता है। ऑर्डर में ए पहले लिखा है या ए बाद में लिखा है, दैट डज मैटर। तो इसका मतलब क्या हो गया, ए बी इज डिफरेंट अरेंजमेंट, बी ए इज डिफरेंट अरेंजमेंट, सिमिलरली ए सी इज डिफरेंट अरेंजमेंट एंड सी ए इज डिफरेंट अरेंजमेंट, बी सी इज डिफरेंट अरेंजमेंट एंड सी बी इज डिफरेंट अरेंजमेंट। और अगर इधर बात करें ए बी सी, ए सी बी, और ये देखो यहाँ पे हर बार हमने एलिमेंट वही लिए हैं ए बी और सी, लेकिन क्योंकि ऑर्डर एसेंशियल होता है, पहले नंबर पे कौन सा एलिमेंट है, दूसरे पे कौन सा एलिमेंट है, तीसरे पे कौन सा एलिमेंट है, these decides the different permutations। अब यहाँ पे A पहले नंबर पे है, B दूसरे पे और C तीसरे पे, but here A is at first position and C is at second and B is at third position, so these 2 arrangements are different। Similar case with these and similar case with these elements। ठीक है जी। तो इसका मतलब अगर 3 में से 2 ले लेते हैं हमारे पास 6 आंसर आता है। सिमिलरली अगर सारी की सारी अरेंजमेंट ले लेते हैं तो भी हमारे पास 6 आंसर आता है। अब यहां से हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ परम्यूटेशंस अरेंज करते हैं। हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ परम्यूटेशन किस तरह की होती हैं, दैट वी विल डिस्कस नाउ। ओके, हम लोग टाइप्स ऑफ परम्यूटेशंस की, हमारे पास जो अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स है, अरेंजमेंट्स ऑफ एलिमेंट्स है, ये हमारे पास बेसिकली 3 तरह का होता है। फर्स्ट वन इज जब हमारे पास सारे ऑब्जेक्ट डिफरेंट होते हैं। लेट अस कंसीडर, मैं एबीसी की बात कर रहा हूं, ए डिफरेंट था, बी डिफरेंट था और सी डिफरेंट था। सेकेंड वन, व्हेन ऑल ऑब्जेक्ट्स आर नॉट डिफरेंट, जब हमारे पास सारे ऑब्जेक्ट डिफरेंट ना हो। जैसे मैंने एबीसी कहा था, अब की बार मैं ए और बी 3 एलिमेंट ले लेता हूं। चेक कीजिए यहाँ पे 2 एलिमेंट मेरे पास एक जैसे आ गए हैं। यहाँ होता है सारे ऑब्जेक्ट डिफरेंट, यहाँ होता है सारे ऑब्जेक्ट डिफरेंट ना हो। अब तीसरा होता है हमारे पास सर्कुलर परम्यूटेशन। सर्कुलर परम्यूटेशन और इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि जो ये दोनों परम्यूटेशन होती हैं ये स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंगली कंसीडर की जाती हैं। स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंगली कंसीडर की जाता है, मतलब क्या है कि मुझे इनको एक स्ट्रेट लाइन में अरेंज करना है। लेट अस सपोज ए बी सी है, उसको एक स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंगली मैंने प्लेस करना है। मेरे पास 4 बुक्स हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायो। इन चारों बुक्स को डिफरेंट तरीके से अरेंज करना है। इसका मतलब एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में इनको अरेंज करके रखना है टेबल के ऊपर। लेकिन सर्कुलर परम्यूटेशन क्या आता है, सर्कुलर परम्यूटेशन डील विद राउंड टेबल।
मतलब क्या है कि यहाँ पे हम लोगों को पर्सन्स को बिठाना होता है, और वो पर्सन्स को किस तरह से बिठाना होता है, एक राउंड टेबल के आसपास बिठाना होता है। ठीक है जी। अब जब व्हेन ऑल ऑब्जेक्ट्स आर डिफरेंट, इसमें हमारे पास फर्दर होता है कि अगर हमारे पास n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन r at a time, r at a टाइम, और r की वैल्यू हमेशा हमारे पास 1 से बड़ी और n से छोटी या n के बराबर होती है, एंड रेपिटेशन इज नॉट अलाउड, एंड रेपिटेशन इज नॉट अलाउड। तो हमारे पास फार्मूला होता है NPR, इस तरह से n ऊपर होता है p के और r p के पैर में होता है, या इसको PNR की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, और इसका फार्मूला होता है n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r फैक्टोरियल। सेकंड होता है हमारे पास अगर रेपिटेशन इज अलाउड, रेपिटेशन इज अलाउड। अभी हम लोगों ने पिछले लेक्चर में किया था कि रेपिटेशन इज नॉट अलाउड और रेपिटेशन इज अलाउड। अगर रेपिटेशन अलाउड होती है देन हमारे पास NPR की बजाय हम लोग सीधा डायरेक्टली n रेज़्ड पावर r कर देते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि एक 3 डिजिट नंबर बनाना है, ठीक है, 3 डिजिट नंबर रेपिटेशन इज नॉट अलाउड, 10 नंबर होते हैं उसमें से 3 नंबर लेने हैं, तो 10p3 आ जाएगा। लेकिन अगर रेपिटेशन इज अलाउड तो हम लोग सीधा लिखेंगे 10 रेज़्ड टू पावर 3, इस तरह से हो जाता है हमारे पास। ठीक है, इसके बाद when all objects are not different, इसमें क्या होता है, मान लीजिए हमारे पास p ऑब्जेक्ट्स ऑफ वन काइंड है, q ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेकेंड काइंड, s ऑब्जेक्ट्स ऑफ थर्ड काइंड, एंड रिमेनिंग डिफरेंट हैं, then formula will be n factorial over p factorial into q factorial into s factorial हो जाता है। अंडरस्टैंड? लेट अस सपोज मैं कहता हूं कि मेरे पास एलिमेंट है वीक, इसके एलिमेंट्स को अरेंज करना है, इसके वर्ड्स को अरेंज करना है। अब यहाँ पे देखो e मेरे पास एक बार रिपीट हो रहा है, मैं क्या करूंगा, टोटल मेरे पास 4 एलिमेंट हैं तो 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, अब e मेरे पास रिपीट हो रहा है एक बार तो उसको मैं डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल कर दूंगा। बाकी और कुछ नहीं करने की जरूरत, रिमेनिंग डिफरेंट है उसको एज इट इज हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। इसी तरह से हमारे पास डिफरेंट वर्ड्स आते हैं और उन वर्ड्स को हम लोग फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। जब क्वेश्चंस आएंगे तो उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को बता दूंगा। अब इसके बाद यहाँ पे हम लोग बात करते हैं सर्कुलर परम्यूटेशन की। सर्कुलर परम्यूटेशन में क्वेश्चन हम लोगों को इस तरह से आता है कि 5 बंदे हैं या 6 बंदे हैं या 10 पर्सन हैं, इन सभी पर्सन्स को राउंड टेबल पे बिठाना है और किस तरीके से बिठाना है। अब जब हमारे पास 5 पर्सन या 6 पर्सन या n पर्सन आते हैं और हम लोगों ने उनको राउंड टेबल पे बिठाना होता है तो हमारे पास जो रिजल्टेंट आंसर होता है दैट विल बी गिवन बाय n-1 फैक्टोरियल। मतलब क्या है, जितने पर्सन है उससे एक कम फैक्टोरियल के तरीके से बिठाया जा सकता है, लेकिन इसमें हमारे पास एक रिस्ट्रिक्शन भी होती है। ठीक है जी, वैसे तो रिस्ट्रिक्शन इस केस में भी होती है, फर्स्ट केस में, मैं इसकी रिस्ट्रिक्शन बाद में डिस्कस करते हैं। पहली है कि मान लीजिए 7 पर्सन्स को हम लोगों ने राउंड टेबल पे बिठाना है तो 7 पर्सन कैन बी सीटेड इन 7-1 फैक्टोरियल दैट इज 6 फैक्टोरियल वेज। इसी तरह से अगर हम लोगों को ये कंडीशन कही है कि किस तरीके से वो 7 पर्सन को बिठाना है सो दैट उसके नेबरर, हर एक पर्सन के नेबरर सेम नहीं होने चाहिए। मतलब लेफ्ट साइड पे नेबरर है, राइट साइड पे नेबरर है, तो दूसरी केस में दोनों आपस में इंटरचेंज नहीं करना चाहिए, लेफ्ट वाला राइट पे नहीं जाना चाहिए और राइट वाला लेफ्ट पे नहीं जाना चाहिए। तो इन दैट केस resultant answer is 1/2 into n-1 factorial. Resultant answer is 1/2 into n-1 factorial. पहला होता है कि सिंपली हम लोगों ने पर्सन्स को बिठा देना है। दूसरा केस है कि सेम नेबरर 2 बार नहीं आने चाहिए, मतलब लेफ्ट, ये ना हो कि लेफ्ट हैंड साइड वाला नेबरर इधर बिठा दिया राइट साइड पे और राइट हैंड साइड वाला लेफ्ट हैंड साइड पे बिठा दिया, तो उसके लिए फार्मूला होता है 1/2 into n-1 factorial। अभी बात की है रिस्ट्रिक्शंस की, तो यहाँ पे क्या है कि ये दोनों केस तब होते हैं व्हेन नो रिस्ट्रिक्शन इज देयर, लेकिन अगर कुछ रिस्ट्रिक्शन होती हैं तो उसमें हमारे पास अलग से आता है। और वो रिस्ट्रिक्शन क्या होती है,
पहली रिस्ट्रिक्शन है कि अ पर्टिकुलर पर्सन इज नॉट टू बी टेकन, या अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या एलिमेंट इज नॉट टू बी टेकन। रिस्ट्रिक्शन है इफ अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट is not to be taken, not to be taken। अगर किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने नहीं लेना है, then in that case परम्यूटेशन का फार्मूला हो जाता है n-1 p r। चेक कीजिए, n-1 p के टॉप पे लिखना है और r उसके पैर में। जब भी परम्यूटेशन हम लोग लिखना है, ऊपर n लिखना है और नीचे r लिखना है, या इस तरह से pnr। और इसी तरह से अगर किसी पर्टिकुलर को कंसिडर करना है, if particular object is to be taken, पहला केस था पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट नहीं लेना, दूसरा केस है अगर पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट लेना है, then what will be the formula? In that case the formula will be r multiplied by n-1 p r minus 1, n-1 p r minus 1। अंडरस्टैंड? पहला और दूसरा विदाउट रिस्ट्रिक्शन है, लेकिन ये थर्ड और ये फोर्थ ये है विद रिस्ट्रिक्शन। और रिस्ट्रिक्शन क्या है? अगर किसी को पर्टिकुलर पर्सन को नहीं लेना है तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पर्सन एक कम होगा, तो n-1 pr। और अगर एक पर्टिकुलर पर्सन को लेना ही लेना है तो वो r मल्टीप्लाई बाय n-1 pr minus 1। ठीक है जी। So this was all about the types of permutations. That's all from my side for this lecture. आज हम लोगों ने types of permutation किए हैं। In the next lecture we'll discuss about the problem based on permutations and exercise 7.3. Now I'll take your leave from my side. We'll discuss in the day after tomorrow for the next lecture. Thank you, sir.